नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज मैं हूं रवि चौहान और आज हम पढ़ेंगे समास। जैसे कि समास, सबसे पहले समास हम बोलते किसको है, ठीक है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा आस, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बना है समास, सम जमा आस, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त करना, ठीक है। अगर कई बार क्वेश्चन यहीं से एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संक्षिप्त करना होता है, संक्षिप्त, ठीक है, संक्षिप्त करना होता है, ठीक है। समास की परिभाषा, उसके बाद सेकंड, समास की परिभाषा दो या दो से, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनी नई सार्थक इकाई को, नई सार्थक इकाई को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है, ठीक है। इतनी सी बात आपने यहाँ पे समझनी है कि दो या दो से, जो दो शब्द या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नई सार्थक इकाई बनाती है, उसे क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है, ठीक है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन से, सम जमा आस, और उसके बाद समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त करना होता है, ठीक है, संक्षिप्त करना होता है। और इसकी परिभाषा क्या है, समास की परिभाषा है दो या दो से, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनी नई सार्थक इकाई को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है, ठीक है। समास के दो पद माने जाते हैं, समास के दो पद माने जाते हैं। एक तो होता है आपका समस्त पद, समस्त पद, और दूसरा होता है विग्रह करके, ठीक है, समस्त पद और विग्रह करके। इतनी बात आपने ध्यान में रखनी है कि समास के कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं, एक तो होता है समस्त पद और एक होगा विग्रह करके, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा आस, दो शब्दों से मिलकर बना है समास, ठीक है, जिसका अर्थ होता है क्या, संक्षिप्त करना, क्या होता है, संक्षिप्त करना, ठीक है। उसके बाद हम परिभाषा पे आ जाते हैं। समास की परिभाषा क्या बताती है, वही कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनी नई सार्थक इकाई को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनी नई एक सार्थक इकाई को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे दया सागर लिखा है, ठीक है, दया सागर, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण है आपका दया सागर, ठीक है। दया सागर क्या है आपका, समस्त पद होगा, और दया सागर है समस्त पद, और ये रहेगा आपका विग्रह करके, ठीक है, विग्रह करके दया का सागर, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण और लिखा है, राजा का पुत्र। राजा का पुत्र क्या है, इसमें समस्त पद है, और राजा का राजपुत्र क्या है, इसमें समस्त पद है, और राजा का पुत्र क्या है, वही विग्रह कर दिया हमने, इसको क्या कर दिया, विग्रह कर दिया, ठीक है, इसे हमने विग्रह कर दिया। अब आ जाइए आप, ठीक है, अब समास के भेद कितने माने जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा बिंदु बनता है, दूसरा जो हमारा विषय बनता है, वो है समास के कुल कितने भेद होते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले समास बनता किससे है, समास शब्द जो है किन शब्दों से मिलकर बनता है, सम जमा आस, हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद सम जमा आस और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त कर देना होता है, ठीक है। उसके बाद हमने परिभाषा देखी, परिभाषा पे हमने देखा कि समास हम बोलते किसको है, ठीक है। समास दो या दो से
अधिक शब्दों से मिलकर बनी नई एक अलग एक सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दया सागर, ठीक है, दया सागर क्या है? समस्त पद है और दया का सागर क्या है? आपका विग्रह करके आ गया। इसी प्रकार से राजपुत्र है, राजपुत्र क्या है? समस्त पद है और राजा का पुत्र क्या आ गया? वही विग्रह करके आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, फिर देखते हैं आगे समास के भेद। समास के भेद कितने होते हैं? ठीक है, समास के कुल 6 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 6 भेद माने जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका अव्ययीभाव समास। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आता है? अव्ययीभाव समास आता है। और उसके बाद अव्ययीभाव समास के बाद कौन सा समास आएगा? तत्पुरुष समास आएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास हम किसके कारक के आधार पर पढ़ेंगे? जिसमें 6 कारक हम पढ़ेंगे, कर्ता को छोड़ के और संबोधन को छोड़ के, 2 कारक को छोड़ के 6 जो कारक होते हैं उसके आधार पर हम कौन सा समास पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का तीसरा भेद होता है, तीसरा भेद माना जाता है। कर्मधारय समास तीसरा समास होता है। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा द्विगु समास। ठीक है, चौथा जो भेद है वो है द्विगु समास। उसके बाद 5वां जो भेद आता है वो है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के अंत में आता है आपका बहुविरही समास। इस प्रकार से हम 6 समास के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, 6 समास के भेद पढ़ेंगे। कौन कौन से बताए मैंने? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, उसके बाद द्विगु समास, द्विगु के बाद कर्मधारय समास और कर्मधारय समास के बाद है बहुविरही समास। ठीक है, सबसे पहले अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के बाद है आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के बाद है द्विगु समास और द्विगु समास के बाद है आपका द्वंद्व समास और द्वंद्व समास के बाद है बहुविरही समास। यहाँ पे आपने इतनी सी बात समझनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने इतनी सी बात समझनी है कि जब हम अव्ययीभाव समास पढ़ेंगे तो इसमें हमेशा पहला पद प्रधान रहेगा और पहले पद में क्या है? वही उपसर्ग लगा रहेगा। उसके बाद जब हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास में हम कारक 6 कारक के आधार पे पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम कर्ता भी छोड़ देंगे और संबोधन भी छोड़ देंगे। कौन कौन से? कर्ता और संबोधन को छोड़ के हम 6 कारक के आधार पे इसे पढ़ेंगे। किसको? तत्पुरुष समास को, 6 कारक। ठीक है, इतनी बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, इससे आगे चलते हम 6 कारक के आधार पर कौन सा पढ़ेंगे? हम तत्पुरुष समास, जिसमें कर्म तत्पुरुष के बाद करण तत्पुरुष के बाद संप्रदान तत्पुरुष के बाद आपादान तत्पुरुष के बाद हम पढ़ेंगे इसमें संबंध तत्पुरुष और संबंध के बाद हम पढ़ेंगे अधिकरण तत्पुरुष। इसमें हम संबोधन और कर्ता छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। अगला जो समास रहेगा आपका, अगला समास रहेगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो होता है इसमें 2 चीज़ें या 2 आपको विषय देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि विशेषण और विशेष्य रहेगा। जो मैंने कल ही आपको बताया, विशेषण और विशेष्य जो बताया मैंने पिछली क्लास में जो बताया था आपको, विशेषण और विशेष्य, और उपमेय और उपमान रहेगा। उपमेय हम किसे बोलते हैं और उपमान किसे बोलते हैं? उपमेय और उपमान, और उसके बाद विशेषण और विशेष्य रहेगा। और इतनी बात ध्यान में रखना, जिस समास में दोनों तरफ से उस समास की विशेषता बताई जाएगी उसे क्या कहा जाता है? उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे द्विगु समास।
द्विगु समास में हम क्या पढ़ेंगे भाई? द्विगु समास जिस समास का पहला पद, प्रथम पद क्या है? संख्यावाचक रहेगा, उसे क्या कहा जाता है? द्विगु समास कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हम क्या पढ़ेंगे भाई? द्वंद्व समास जहां पर जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, प्रथम पद भी और द्वितीय पद भी, प्रथम पद भी और द्वितीय पद भी क्या है? इसके दोनों पद जहां जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास कहा जाता है। या फिर इसी की एक विशेषता और होती है, या फिर बीच में या और ये लगे तो उसे क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास कहा जाता है। उसके बाद अंत में हम पढ़ेंगे क्या? बहुविरेही समास। बहुविरेही समास किसे कहा जाता है भाई? बहुविरेही समास जो जिसके ना तो पहला पद प्रधान रहेगा और ना ही दूसरा पद प्रधान रहेगा, और दोनों पदों को छोड़कर एक तीसरे पद की ओर संकेत करेगा, उसे क्या कहा जाता है? बहुविरेही समास कहा जाता है। तो आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। ठीक है, कितने भेद होते हैं वही समास के? 6 भेद होते हैं। समास किस शब्द से मिलकर बना है? सम जमा आस। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना होता है। और समास की परिभाषा क्या होती है? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनी नई सार्थक इकाई को समास कहा जाता है। उसके बाद है आपका समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई? 6 भेद होते हैं। अब आ जाइए बिंदु पे। ठीक है, सबसे पहले हम बिंदु पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। ठीक है, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की परिभाषा क्या बताती है? अव्ययीभाव समास उस समास को कहा जाता है जिसमें या तो प्रथम पद में उपसर्ग लगा हो, या फिर पहला पद प्रधान होता है, या फिर पहला पद वाक्य की विशेषता बताता है, उसे क्या कहा जाता है? अव्ययीभाव समास कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? एक बार पुनः सुन लीजिए कि जिस समास में या तो पहले पद में उपसर्ग लगा हो, या फिर प्रथम पद प्रधान होता है, या फिर प्रथम पद वाक्य की विशेषता बताता है, उसे क्या कहा जाता है? अव्ययीभाव समास कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक उदाहरण लिखे हैं, यथा संभव। समास के मैंने आपको 2 पद बताए थे, एक तो समस्त पद बताया था और एक विग्रह करके। ठीक है, विग्रह करके। अब यहाँ पे समस्त पद कौन सा है? यथोचित। ठीक है, यथोचित क्या है? यथोचित आपका समस्त पद है। किसका? अव्ययीभाव समास का। ठीक है, अब यहाँ पे आप मतलब उपसर्ग कैसे लगा होगा, और प्रथम पद प्रधान कैसे होगा, और प्रथम पद वाक्य की विशेषता किस प्रकार से बताएगा। जैसे यहाँ पे यथा। ठीक है, यथा जो है ये उपसर्ग भी है, प्रथम पद प्रधान भी है इसका। अगर यथा को हम हटा दे तो यथा को अगर हम हटा दे तो जितना उचित कोई वाक्य की विशेषता नहीं बता रहा है। जहाँ पे पहला पद वाक्य की विशेषता नहीं बताएगा वहाँ अव्ययीभाव समास नहीं होगा। तो इतनी सी आपने बात ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरा आपको पद बताया है, दूसरा जो उदाहरण बताया है भरपेट। ठीक है, भरपेट क्या है? इसका समस्त पद है और भर जमा पेट, इसे हमने क्या है? विग्रह किया मतलब इसको एक शब्द से अलग किया। और जहाँ पे शब्द से अलग किया जाएगा, जैसे यहाँ पे भरपेट। ठीक है, भरपेट को हमने क्या किया? तोड़ दिया। ठीक है, विग्रह कर दिया, इसका विग्रह कर दिया तो भरपेट के बाद तोड़ के जैसे ये बना है भर जमा पेट। ठीक है, भर जमा पेट। उसके बाद है बेशक। ठीक है, बेशक क्या है? वो जो है यहाँ पे आगे ये भी उपसर्ग लगा है और ये भी वाक्य की विशेषता बता रहा है, और ये भी पहला पद है, प्रथम पद है। तो ठीक है, वो और यहाँ पे वे बिना शक के। ठीक है,
वे बिना शक के। ठीक है, तो इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। वो इसमें क्या है, उपसर्ग लगा है, उपसर्ग लगा है। उसके बाद यहाँ पे उदाहरण मैंने आपको दिया है समस्त पद, कौन सा, यथासम्य। ठीक है, क्या है, यथासम्य, यथासम्य। यथासम्य क्या है, इसका समस्त पद है। और इसी को अगर हम जैसे ही विग्रह करेंगे, इसको जैसे ही हम विग्रह करेंगे तो यहाँ पे इसको हमने तोड़ना है। ठीक है, यथा, यथा, यथा क्या है, इसमें उपसर्ग है, यथा उपसर्ग है और यही प्रथम पद भी है और यही क्या है, यही वाक्य की विशेषता भी बता रहा है। ठीक है, इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी। यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। ठीक है, कि यथा सम्य, यथा सम्य के अनुसार, यथा सम्य के अनुसार। अगर हम यथा को हटा दें तो वाक्य अपनी विशेषता नहीं बता रहा है। ये सम्य के अनुसार कुछ नहीं बना, विशेषता नहीं बता रहा है और ना ही इसमें उपसर्ग लगा है। ठीक है, उसके बाद है प्रतिदिन। प्रतिदिन क्या है, इसका समस्त पद है। ठीक है, प्रतिदिन समस्त पद है। प्रतिदिन जब समस्त पद है तो इसी को जैसे ही हम आगे तोड़ेंगे, प्रतिदिन को जैसे ही हम आगे देखेंगे इसको तोड़ के, ठीक है, प्रति जमा दिन, प्रति जमा दिन, प्रति जमा दिन। ठीक है, इसको हमने तोड़ दिया, ये आपका उपसर्ग लगा है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये क्या है लगा हुआ आगे, प्रति जमा दिन। ठीक है, उसके बाद है आजन्म। ठीक है, आजन्म, आजन्म मैंने आपको एक बात बताई थी कि आगे उसमें क्या है, उपसर्ग लगा होगा, उपसर्ग लगा होगा। जैसे यहाँ पे आ है, आ क्या है, इसमें उपसर्ग लगा है और वाक्य की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, आजन्म वाक्य की विशेषता बता रहा है। ठीक है, आजन्म किसकी विशेषता बता रहा है, वही वाक्य की विशेषता बता रहा है। आ क्या बता रहा है, वाक्य की विशेषता बता रहा है। ठीक है, और यही उपसर्ग भी है, यही क्या है, उपसर्ग भी है, आ जन्म से लेकर। इसी में फिर मैंने एक उदाहरण दिया है आपको, इसमें यथा क्या है, प्रति, आ और वे। ठीक है, ये सारे किसके, उपसर्ग के उदाहरण हैं, उपसर्ग है, ये सारे के सारे क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया आजन्म। ठीक है, आजन्म, आजन्म में क्या है, आ आपका उपसर्ग है और आमरण, आमरण सॉरी आमरण, आमरण में मैंने आ आपको क्या बताया, उपसर्ग बताया और आ से मरण तक। इतनी बात आपने ध्यान में रखनी है। जहां पर वाक्य की क्या है, प्रथम, जहां पर या तो प्रथम पद प्रधान होगा या फिर पहले पद में क्या है, पहले पद में उपसर्ग लगा होगा या फिर पहला पद वाक्य की विशेषता बताएगा, उसे क्या कहा जाएगा, अव्ययीभाव समास कहा जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जिस प्रकार से हमने देखा कि समास किस शब्द से मिलकर बना है, समजमा आस से मिलकर बना है और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमने समास की परिभाषा जो देखी, समास की परिभाषा में हम क्या देखते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनी एक नई सार्थक इकाई को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। नई सार्थक इकाई को समास कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद समास के कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं, एक तो होता है समस्त पद और एक होता है विग्रह करके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दया सागर, दया का सागर। ठीक है, दया सागर क्या है, समस्त पद है और दया का सागर क्या है, विग्रह करके। इसी प्रकार से राजपुत्र में राजपुत्र तो है समस्त पद और राजा का पुत्र विग्रह करके आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद मैंने समास के आपको भेद बताए, समास के कितने प्रकार होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद माने जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद समास के 6 भेद कौन कौन से माने जाते हैं भाई, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुविरही समास। सबसे पहले हमने देखा
कौन सा? अव्ययीभाव समास। जिस समास के प्रथम पद में या तो उपसर्ग लगा हो या फिर वाक्य की विशेषता प्रथम पद बताता हो या फिर पहला पद प्रधान हो, उसे क्या कहा जाता है? बहुव्रीहि समास कहा जाता है। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा? बहुव्रीहि समास, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तब तक के लिए धन्यवाद।